आज की कहानी है। अब बहुत पीछे छूट गया। मैं तो कहती हूँ तुम ही फोन कर लो। अकड़ में क्यों हो? रिश्ते टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती बेटा, पर जुड़ने में वर्षों लग जाते हैं। सुमन के लिए चाय लेकर आई उसकी माँ शांति जी बोली। वो उसको समझाने लगी, पति की दो बातें सुन ही लेगी तो क्या चला जाएगा। और झगड़ा किस पति पत्नी के बीच में नहीं होता, बताओ तो। शांति की बातों पर हामी भरते हुए भाई दीपक कहने लगा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, जरूर इसकी भी गलती रही होगी। माँ और भाई की बातों पर सुमन का मन झल्ला पड़ा कि इन्हें कैसे समझाएं कि वहां उसके साथ क्या क्या बीत रहा था। मन बिना किसी गलती के वो सजा काट रही थी। और क्या वह यहाँ अपनी मर्जी से आई है? नहीं, बल्कि उसे भगाया गया। तो क्या वह इतनी गिरी पड़ी औरत है कि फिर उस दरवाजे पर अपनी नाक रगड़ने जाए? बोल ना, बोलती क्यों नहीं? क्या तेरी गलती नहीं थी? शांति ने जब फिर वही बात दोहराई तो सुमन तिलमिला उठी। हाँ हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है। आप सबकी नज़रों में मैं आज भी गलत हूँ। और वो इंसान जो आए दिन मुझ पर जुल्म ढाता रहा था, वो सही। बोलते बोलते सुमन की आंखों से भरभरा कर आंसू टपकने लगे। अगर मैं आप सबके लिए बोझ बन चुकी हूँ तो चली जाती हूँ यहाँ से भी, कहकर वो बाथरूम में चली गई। मन तो कर रहा था उसका अभी इसी वक्त खुद को खत्म कर ले, क्योंकि कोई नहीं है जो उसकी बात समझ सके या उसे ढांढस दे सके, बल्कि सब के सब उसे ही दोष देने में लगे हैं। सोचा था कम से कम माँ तो जरूर समझेंगी उसे, पर वो भी उसमें ही दोष निकाल रही हैं। चाहती हैं फिर से जाकर पति के पैरों में गिर पड़े। लेकिन अब उससे ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत सह लिया उसने उसका अत्याचार। लेकिन रोज रोज के ताने उल्हाने और ये एहसास दिलाना कि गलती उसकी भी है, उसे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, सुमन के बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। कई बार सोचा कहीं चली जाएगी, नहीं रहेगी अब यहाँ। पर कहाँ जाएगी वो? कोई और ठिकाना है क्या? बहुत कुछ सोचकर यहाँ टिकी हुई थी। लेकिन आज माँ और भाई की बातें उसके दिल में हथौड़े की तरह बरसने लगी थी। माँ कहती हैं औरतों में सहन शक्ति होनी चाहिए। ऐसे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था उसे यहाँ। तो क्या वो जुल्म सहती रहती? आए दिन शराब पीकर मारपीट, गाली गलौज, आखिर कितना सहती वो और कब तक? इसलिए वो पति का घर छोड़कर मायके आ गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये घर भी उसके लिए पराया हो चुका है। लड़की का अपना घर कौन सा होता है, ये बात आज तक बेटियां समझ नहीं पाई। बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि तुम पराई हो, एक दिन अपने घर चली जाओगी। लेकिन बेटियां ही पराई क्यों हो जाती हैं, बेटे क्यों नहीं? जबकि जन्म तो दोनों ने एक ही माँ के पेट से लिया है। फिर ये पक्षपात क्यों? क्यों बेटियां किसी की अमानत समझकर पाली जाती हैं, जबकि बेटे को परिवार का वंश समझा जाता है? ससुराल में भी लड़कियों को पराए घर की बेटी कहकर बुलाया जाता है। जहाँ एक लड़की शादी करके जाती है, वो घर भी या तो उसके पति का होता है या सास ससुर का। फिर लड़कियों का अपना घर है कौन सा? ये सारे सवाल सुमन के दिल में कुलबुलाते रहते, पर पूछती किससे? सुमन के लिए अपनी माँ के घर में रहना अब गवारा नहीं था। और यहाँ के अलावा अब एक ही ठिकाना बचा था उसके पास, उसकी प्यारी सखी मीता का घर। कई बार वो उसे अपने घर आने के लिए बोल चुकी थी, लेकिन गृहस्थी की झंझटों में सुमन ऐसी उलझी थी कि कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। अपनी प्यारी सहेली की आने की खबर सुनकर मीता बहुत खुश हो गई थी। वो खुद उसे स्टेशन पर लेने आई थी और कहा था कि कोई चिंता की बात नहीं है, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। सुमन की दुख भरी कहानी सुनकर मीता को भी बुरा लगा था। लेकिन सुमन को नहीं पता था कि यहाँ भी उसे चैन से रहना मुश्किल हो जाएगा। मीता के पति राजन की गंदी नजरें लगातार उसे घूरती रहती थी। सुमन जितना उससे दूर रहने की कोशिश करती, वो उतना ही उसके करीब आने की फिराक में लगा रहता था। मीता के सामने तो वह काफी शराफत से पेश आता सुमन के साथ, लेकिन अकेले पाकर वो उसे यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करता। कभी उसे अपनी
बुलंद बाजुओं में कसकर दबा देता। वो कसमसाई सी उससे छूटकर ऐसे भागती जैसे शिकार शिकारी के पंजों से। डर लगने लगा था अब उसे राजन के सामने जाने में भी। कभी मन करता कि मीता को सब सच्चाई बता दे, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह जाती कि कहीं वो उल्टे उसे ही गलत समझ बैठी तो, क्योंकि उसका पति उसकी नज़रों में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान जो था। और अभी उसकी ये स्थिति भी तो नहीं कि सामने वाले पर उंगली उठा सके। इस आड़े वक्त में मीता ने ही उसका साथ दिया, उसे अपने घर में पनाह दी, तो कैसे वो उसके पति के बारे में कुछ बोल सकती थी। इसीलिए चुप थी, और उसकी इसी चुप्पी का फायदा राजन उठाने लगा था। जब तब उसके कमरे में घुस जाता और फिर सॉरी सॉरी बोलकर बाहर आ जाता। कई बार उसने देखा उसे अपने कमरे में ताक झांक करते हुए। जिंदगी में एक पति के ना होने से कैसे दुनिया के सारे मर्दों की नज़र एक औरत के लिए गंदी हो जाती है, आज सुमन को ये बात समझ में आने लगी थी। कई बार मन हुआ सूरज के पास चली जाए, मगर फिर उसकी ज्यादतियों को याद कर उसका रोम रोम सिहर उठता और जाने का ख्याल त्याग देती। सोच रही थी कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो वो अपने रहने का ठिकाना भी तलाश लेती। लेकिन मीता का कहना था कि अभी इतनी जल्दी क्या है उसे, क्या यहाँ उसे कोई तकलीफ है। पर वो उसे कैसे समझाए कि अब उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। उस रात दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से सुमन चौंक कर उठ बैठी थी। देखा, एक चोर की भांति राजन उसके कमरे में प्रवेश कर रहा था। पूछने पर कि कुछ चाहिए तो बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहने लगा कि उसे लगा सुमन बोर हो रही होगी, इसीलिए कंपनी देने चला आया। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, कहकर दरवाजे की चिटकनी लगाकर सुमन चैन की सांस ली थी। लेकिन पानी में रहकर वह मगर के साथ कब तक बैर कर सकती थी। ना चाहते हुए भी साथ में उठना बैठना, खाना पीना तो होता ही था। कभी कभी तो राजन टेबल के नीचे से उसके पैरों में अपने पैर फंसा देता और गंदे गंदे इशारे करता। उसकी ऐसी हरकतों से सुमन का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता था। घिन आने लगी थी सुमन को अब राजन के चेहरे से भी, मगर बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। एक रात जाने कैसे राजन उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, कहकर वो राजन के चंगुल से छूटकर दूर चली गई। लेकिन उसने फिर उसे अपने मजबूत बाहों में दबोच लिया और यहाँ वहाँ छूने चूमने लगा। आवाज़ सुनकर जब मीता कमरे से बाहर आई और दोनों को आपस में लिपटे चिपटे देखा तो अवाक रह गई। लेकिन चालाक राजन अपनी पत्नी के सामने बेचारा बनकर सारा दोष सुमन के सिर मढ़ दिया और कहने लगा कि वही उस पर डोरे डाल रही थी और आज मौका देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। कहती रही सुमन कि राजन झूठ बोल रहा है, बल्कि वही उस पर गंदी नजर रखता था और आज उसने ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। भरोसा करे उस पर, उसने कुछ नहीं किया है। मगर मीता ने उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं किया और रात को ही उसे अपने घर से निकल जाने का हुक्म सुना दिया। इतना तक कह दिया कि वह आस्तीन की सांप निकली। गलती हो गई उसे अपने घर में लाकर, मगर मीता ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि गलत उसका पति भी हो सकता है। रोते रोते कहती रही सुमन कि इतनी रात को वो कहाँ जाएगी, सुबह तक की मोहलत दे दे। लेकिन मीता ने धक्के मारकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस गुप्त अंधेरी रात में कहाँ जाती वो। ना तो उसके लिए पति के घर का दरवाजा खुला था और ना ही माँ का। मीता ने भी उस पर अविश्वास कर उसे अपने घर से निकाल दिया। तो अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, मौत का। वैसे भी अब उसके पास जीने के लिए रखा ही क्या था। वो पागलों की तरह सड़क पर चली जा रही थी मरने के लिए, मगर उसे पता नहीं था कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। मौका मिलते ही सुनसान गली में उन तीनों ने सुमन को धर दबोचा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगी, मगर इतनी रात गए सुनसान गली में कौन सुनता उसकी आवाज। लेकिन तभी तेज रफ्तार से एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी की तेज रोशनी से उन गुंडों की आंखें चौंधिया गईं। चिल्लाया, कौन है बे, हिम्मत है तो सामने आ।
रात के अंधेरे में कुत्ते की तरह भौंकने वाले, हिम्मत है तो तू मेरे सामने आकर भौंक। एक गरजती आवाज सुन तीनों चौंक पड़े, लेकिन सामने एक महिला को देखकर उनकी हंसी छूट पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा एक अकेली औरत क्या बिगाड़ लेगी उनका। पुरुषों की मानसिकता आज भी यही है कि औरत कमजोर है, अबला नारी होती है, जिसे वो जब चाहे अपने पैरों के नीचे रौंद सकता है। लेकिन उस महिला ने उन गुंडों पर लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी। ऐसा पस्त कर दिया तीनों को मार मार कर कि वो वहां से भागने के लायक भी नहीं बचे। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई और तीनों गुंडों को घसीटते हुए गाड़ी में बैठाकर ले गई। 35-36 साल की उस महिला की स्फूर्ति और निडरता देखकर सुमन भी दंग रह गई थी। घर से भाग रही थी या किसी नदी नाले में कूदकर मरने जा रही थी। ऊपर से नीचे तक सुमन को घूरते हुए जब उस महिला ने पूछा तो वो सहम उठी। इसका मतलब मैं सही हूँ, चलो बैठो गाड़ी में, उसने इशारा किया। लेकिन सुमन अब भी वैसे ही अपने आप में सिमटी खड़ी थी। उसे डर लग रहा था, पता नहीं ये औरत कौन है और उसे कहाँ ले जाएगी। अब किसी पर उसे भरोसा नहीं रह गया था। डरो मत, बैठो गाड़ी में। जब उसने फिर कहा तो सुमन को गाड़ी में बैठना ही पड़ा, क्योंकि चारा भी क्या था उसके पास। कुछ ही देर में गाड़ी एक टावर के पास आकर रुकी। गाड़ी की हॉर्न सुनते ही दौड़कर वॉचमैन ने गेट खोला और अदब से उस महिला को नमस्ते किया। उसका घर 7वें फ्लोर पर था। घबराई सी सुमन यहाँ तक तो आ गई, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि जाने आगे क्या होगा। कहीं उसके साथ फिर कुछ गलत हो गया तो। लेकिन घर में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो इधर उधर देखने लगी। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर बहुत ही करीने से सजा हुआ था। दीवारों पर तस्वीरें, खिड़कियों दरवाजों पर लहराते पर्दे। एक कोने में बिस्तर और एक कोने में दीवान। टीवी के सामने फर्श पर गद्दा व तकिए, स्टूल पर लैंप, मेज के पास किताबों का रैक। वो कमरा ऐसा लग रहा था जैसे एक रंगीन पत्रिका। कॉफी पियोगी? गैस पर बर्तन चढ़ाते हुए जब उस महिला ने पूछा तो सुमन अचकचाकर उसकी तरफ देखने लगी। जानती हो, चाहे कितनी भी देर हो जाए, मुझे घर लौटने में जब तक एक कप कॉफी बनाकर ना पी लूं मज़ा नहीं आता। पीती तो हो ना कॉफी? हाँ पीती हूँ, सूखते गले से बोलकर सुमन धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर में वो 2 कप कॉफी और सैंडविच बनाकर ले आई। सुमन को कॉफी पकड़ाते हुए अपनी कॉफी उठाकर चुस्कियां भरने लगी। मैंने तो तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? उस महिला ने पूछा तो धीरे से सुमन ने कहा, सुमन। अच्छा नाम है, और मैं किरण हूँ। बोलकर वो हंसी। वैसे सुमन का मतलब पता है तुम्हें? हंसमुख, हमेशा प्रसन्न रहने वाला। मगर तुम तो कितनी दुखी नजर आ रही हो। क्या कोई समस्या है जिंदगी में? मरने क्यों जा रही थी? सुबह की चाय पीते हुए जब किरण ने पूछा तो सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। किरण ने उसे रोने से इसलिए नहीं रोका, क्योंकि रोने से इंसान का मन हल्का हो जाता है। कुछ देर रो लेने के बाद जब उसका मन जरा हल्का हुआ तो सुमन बताने लगी, ग्रेजुएशन करने के बाद वो आगे और पढ़ना चाहती थी। उसका शुरू से एमबीए करने का मन था। उसकी कई सहेलियों ने भी ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने का सोच रखा था। इसीलिए वो चाहती थी उनके साथ वो भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले ले। मगर सुमन के माता पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। कितना कहा सुमन ने कि उसे आगे और पढ़ने दे, पर उनकी सोच कि वक्त के साथ लड़कियों की शादी हो जाए वही अच्छा होता है। कि आगे सुमन की एक न चली। बेटी माँ बाप के लिए एक बोझ से कम नहीं होती, जिसे वो जितनी जल्दी हो सके उतार कर अपना माथा हल्का कर लेना चाहते हैं। अच्छा घर वर मिलते ही सुमन के माता पिता ने उसकी शादी सूरत से तय कर दी, जो एक सरकारी विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत था। शहर में उसने अपना घर भी बना लिया था, तो और क्या चाहिए था उन्हें। लगा बेटी सुख करेगी वहां जाकर। लेकिन उनकी सोच गलत थी। अच्छी नौकरी और बड़ा घर होने से लोगों के विचार भी अच्छे और दिल बड़ा नहीं हो जाता। ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद ही सुमन को पता चल गया कि सूरज अच्छा आदमी नहीं है। शराबी तो वो है ही, कई औरतों के साथ भी उसके नाजायज संबंध हैं। शराब पीना
औरतों के साथ रातें गुजारना उसकी आदतों में शामिल है। उसके किस्से सिर्फ घर वालों को ही नहीं, बल्कि मोहल्ले भर में भी सब जानते थे। ये जानते हुए कि सूरज एक नंबर का अय्याश इंसान है, उसकी शादी करा दी गई। एक दिन जब सुमन ने इस बात पर लड़ाई की और कहा कि जब बाहर की औरतों के साथ ही संबंध रखना था, तो फिर उससे शादी क्यों की। इस बात पर सूरज ने उसे बहुत मारा, ये कहकर कि वो मर्द है जो चाहे कर सकता है। गुस्से में सुमन ने अपनी सास से कहा भी कि जब उन्हें पता था कि उनका बेटा शराबी है, कई औरतों से उसके संबंध हैं, तो फिर क्यों उसने उनकी जिंदगी बर्बाद की। क्यों नहीं बताया सब कुछ, क्यों अपने बेटे की गंदी आदतों को छिपाया। सास रोते हुए कहने लगी, उसे लगा था शादी के बाद उसका बेटा सही रास्ते पर आ जाएगा। एक माँ होकर जब आप अपने बेटे को सही राह पर नहीं ला पाई, फिर मुझसे कैसे उम्मीद लगा लिया कि मैं उसे सही राह पर ला सकती हूँ। सास के पास कोई जवाब नहीं था। बेटे की आदतों से त्रस्त सुमन की सास अपनी बेटी के पास रहने चली गई। लेकिन सुमन कहाँ जाती। रोज रोज शराब पीकर आधी रात को घर आना और कुछ पूछने पर उल्टे सुमन को मारना, गंदी गंदी गालियां देना सूरज की आदत बन चुकी थी। कभी कभी तो बिना बात के ही वे सुमन को मारने और गाली देने लगता था। सुमन को वो अपने पैरों की जूती के बराबर समझता था। सूरज ये सोचकर अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता कि वो मर्द है और जो चाहे कर सकता है। सुमन पर उसका अत्याचार रोज रोज बढ़ता ही चला जा रहा था। जब सुमन रो रो कर अपना दर्द माँ को बताती, तो उल्टे वो ही उसे समझाने लगती कि मर्द ऐसे ही होते हैं, औरतों को संभालना आना चाहिए। एक रात एक महिला की बाहों में झूमते हुए जब सूरज घर आया और कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा लगा लिया, तो सुमन अंदर तक सुलग उठी। कैसे एक पत्नी ये बर्दाश्त कर सकती थी कि उसका पति उसके ही सामने, उसके ही बेडरूम में किसी गैर महिला के साथ। इतना कैसे गिर सकता है ये इंसान। सुमन बड़बड़ाई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। गुस्से में सूरज बाहर आया और उस औरत के सामने ही मारते मारते ये बोलकर सुमन को घर से बाहर निकाल दिया कि अब ना तो उसकी जिंदगी में और ना ही इस घर में उसके लिए कोई जगह है। रोती चीखती रही वो, दरवाजा पीटती रही, पर सूरज ने दरवाजा नहीं खोला। आस पड़ोस वाले सब देख रहे थे, मगर उन्हें क्या जरूरत थी किसी के घरेलू मामलों में दखल देने की। सो सब तमाशा देख अपने अपने घर चले गए। घंटों बाद वह दरवाजे के बाहर सिसकती रही, पर सूरज ने दरवाजा नहीं खोला। फिर क्या करती वो। फिर वो अपने मायके आ गई, लेकिन यहाँ भी उसका वास नहीं हुआ। माँ बात बात पर समझाती रहती कि वो अपने घर लौट जाए, क्योंकि वे कब तक उसका बोझ उठा पाएंगे। भाई बढ़ते खर्चों को लेकर अलग सुनाता रहता था और भाभी तो उसे देखना तक नहीं चाहती थी। सोचती कब वो उसके घर से निकल जाए। आखिर हम औरतों की स्थिति इतनी बदतर क्यों है, हम ही को क्यों सब सहना पड़ता है। सुमन बोली। सुमन की दर्द भरी कहानी सुनकर किरण को बहुत दुख हुआ। बोली, लेकिन ये कौन सी नई बात है सुमन। मर्द तो शुरू से ही औरतों पर राज करते आए हैं, उसे अपना गुलाम समझते आए हैं। चाहे बाप हो, भाई हो या पति, सबने औरतों को दबाकर रखना चाहा। जो दबकर रही वो सीता सावित्री कहलाई, और जो नहीं दबी वो बच्चलन बेहया बन गई। लेकिन जरूरत आज इस बात पर अंडरलाइन करने की है कि खुद औरतें इस बात से इनकार करती हैं कि पति उस पर जुल्म करता है। पूछो तो यही जवाब मिलेगा कि ये उनके घर का मामला है। आप रहने दो, चाहे पति मारे पीटे जान ही क्यों ना ले ले, पर कई औरतों के लिए उसका पति देवता है, परमेश्वर है। किरण बोली, आज औरतों की स्थिति बदतर इसीलिए है क्योंकि वो सहना जानती हैं, लड़ना नहीं। जिस दिन औरतें अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देंगी ना, सच कहती हूँ सुमन, सही मानों में उस दिन औरतों को आज़ादी मिलेगी, गुलामी और बेचारगी जैसे शब्दों से। मगर औरतें खुद ऐसा चाहती हैं क्या। मैं तो कहती हूँ तुम्हें उसी दिन पति का घर छोड़ देना चाहिए था, जब उसकी करतूतों का तुम्हें पता चला था। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा एक दिन वो सुधर जाएगा। आपकी एक एक बात सही है किरण जी, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं समझा, वरना
मुझे यूं दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। बोलते बोलते सुमन सिसकने लगी। नहीं, रोना नहीं। रोते तो बुज़दिल लोग हैं और तुम तो बहादुर लड़की हो। तुम कमज़ोर नहीं हो सुमन। ये दिखा दो दुनिया वालों को। और एक बात, तुम मुझे किरण जी नहीं बल्कि दीदी कहकर बुलाओगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जब किरण बोली तो उसे पकड़कर सुमन फूट फूट कर रोने लगी। आज पहली बार उसे कोई मिला था जो उसके दर्द को समझ रहा था। वरना तो सबने उसे एक ही कटघरे में खड़ा किया ये बोलकर कि गलती उसी की है। बस बस अब रोना बंद करो। सुमन के आंसू पोंछते हुए किरण बोली, तुमने कहा था तुम एमबीए करना चाहती थी। जी, तो आगे क्या करने का सोचा है, एमबीए या सुसाइड? बोलकर किरण हंसी तो सुमन भी हंस पड़ी। देखो तो हंसते हुए तुम कितनी प्यारी लग रही हो। प्यार से सुमन को निहारते हुए किरण बोली, दी, मैं एमबीए करना चाहती हूँ, सपना है मेरा। लेकिन मैं एक कोई छोटी मोटी नौकरी भी करना चाहती हूँ ताकि अपना खर्चा उठा सकूँ। सुमन बोली। सुमन नहीं चाहती थी कि वो किरण पर बोझ बनकर रहे और किरण भी नहीं चाहती थी कि उसे लगे वह उस पर कोई एहसान कर रही है। इसीलिए उसने नौकरी करने वाली बात पर उसने हामी भर दी थी। किरण अनाथ बच्चों के लिए एक एनजीओ चलाती थी। इसके अलावा वो ज़रूरतमंदों की मदद भी करती थी। किरण की बड़े बड़े लोगों से पहचान थी तो उनसे बोलकर सुमन की नौकरी भी लगवा दी और उसका एमबीए में एडमिशन भी हो गया। जो सुमन पहले हरदम उदास रहा करती थी अब काफ़ी खुश रहने लगी थी। उसकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती थी। वो सुबह उठकर किरण के साथ घर के कामों में हाथ बटाकर कॉलेज निकल जाती, फिर देर रात ही घर वापस आती थी। जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी उसे। एमबीए की पढ़ाई पूरी होते ही एक बड़ी कंपनी में सुमन की नौकरी लग गई। कल तक यही सुमन थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। दर दर भटकने को मजबूर थी वो, लेकिन आज उसके पास सब कुछ है। सुमन और किरण छोटा सा घर छोड़कर एक बड़े घर में आ गई थी। अब सुमन बस से नहीं बल्कि अपनी गाड़ी से ऑफिस जाने लगी थी। एक दिन ये सोचकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए कि अगर किरण ना आई होती उसकी जिंदगी में तो वह आत्महत्या कर चुकी होती या रो रो कर अपनी जिंदगी काट रही होती कहीं पर। लेकिन आज उसकी जिंदगी उमंगों से भरी हुई है। लेकिन एक बात उससे बड़ा दर्द देता था, वो ये कि हरदम हंसने मुस्कुराते और लोगों की मदद करने वाली किरण कभी कभी उदास क्यों हो जाती है। कई बार पूछना चाहा सुमन से, पर यह सोचकर रुक जाती कि शायद उसे ठीक न लगे। उस रात बेड पर दोनों समांतर लेटी हुई थी। बगल में कॉफी के दो मग रखे हुए थे और दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर रही थीं। दी, आज भी ये सब सोचकर हंसी आती है कि कैसे आपने उन तीन गुंडों को पानी पिला पिलाकर मारा था, कैसे आपने उन्हें पस्त कर दिया था। आप में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? मैं तो एक को भी ना मार सकूं और आपने तीन तीन को धूल चटा दिया। कैसे दी? सुमन ने पूछा। उसकी बात पर पहले तो किरण हंसी, फिर बोली, वो इसीलिए क्योंकि मैंने कराटे का कोर्स किया हुआ है। ब्लैक बेल्ट हूं मैं, समझी? ओह, तभी अपनी आंखें नचाते हुए सुमन बोली, दी, एक बात और पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी बात पर किरण ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाया। दी, आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? बहुत दिन तक अपने आप को रोके रखने के बाद आज सुमन ने पूछ ही लिया। उसकी बात पर पहले तो किरण चुप रह गई, फिर मीठे भाव से मुस्कुराई और फिर गंभीर हो गई। बोलो ना दी, आज तक क्यों आप अकेली हो? पढ़ी लिखी हो, इतनी सुंदर भी हो, फिर भी क्यों आप अकेली हो आज तक? क्योंकि मेरे लायक कोई मिला ही नहीं और जो मिला वो मेरा हो नहीं पाया। बोलकर वे चुप हो गई। हो नहीं पाया मतलब? सुमन आज जान लेना चाहती थी कि आखिर क्यों अब तक किरण दीदी अकेली हैं। क्योंकि जिससे मैंने प्यार किया वो इंसान दगाबाज निकला। फायदा उठाया उसने मेरा। सिर्फ आज भी सोचती हूँ तो लगता है कितनी स्टुपिड थी मैं जो उसे जान नहीं पाई। जानती हो सुमन, मैंने उसके लिए कितना त्याग किया। जब उसकी नौकरी छूट गई थी तो मैंने उसके सारे खर्चे हंसते हंसते उठाए। अपने परिवार के खिलाफ जाकर मैं उसके साथ लिव इन में रहने लगी और वो मेरी आंखों में धूल झोंक कर
कई कई लड़कियों से संबंध रखता रहा। एक दिन जब मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उसे उस लड़की के साथ हम बिस्तर होते हुए देखा तो सन्न रह गई थी। पूछा उससे कि हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, शादी करके अपनी छोटी सी गृहस्थी बसाने का सपना देखा था ना, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों धोखा दिया उसने मुझे। तो बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला कि उसका कई लड़कियों के साथ संबंध है, तो क्या वो सबके साथ शादी कर ले। पागल थी मैं जो उसकी बातों में आकर अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर लिया। गई थी माँ पापा के पास अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने, पर उन्होंने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा दे मारा, ये बोलकर कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। झूठ नहीं कहूँगी, फिर कई पुरुष आए मेरे जीवन में, पर सब ने मुझसे नहीं बल्कि मेरे शरीर से प्यार किया। जैसे ही भूख मिटी, मुझे छोड़कर किसी और की बाहें तलाशने लग गए। अब तो सोच लिया है कि एकला ही चलूंगी अब। विकट मोड़ों वाली झाड़ झंकर भरी जिंदगी में अटका भटका आज मैं जीवन के ऐसे मुकाम पर पहुंच गई हूं जहां अब मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। खुश हूं मैं उन बच्चों के साथ जो इस दुनिया में अनाथ हैं। किरण की बातें सुन सुमन की आंखें भर आईं। बोली, हर व्यक्ति के साथ कितना कुछ गोपनीय होता है। सतह के ऊपर किसी से मिलते हुए उसके बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी हम उसके अंतर मन के गहन कोने से कितने अनजान रहते हैं ना दीदी, और हमें इसका भान भी नहीं होता। एक उदास मुस्कान के साथ सुमन बोली, हम्म। एक गहरी सांस छोड़ते हुए किरण बोली, सही कह रही हो तुम। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ, वो लड़का, अरे वही जो ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करता है, क्या नाम है उसका? हाँ सत्यम, कैसा लगता है तुम्हें? सुमन की आंखों में झांकते हुए किरण ने पूछा तो शर्मा गई सुमन। सुमन ने अपनी नजरें झुका ली। ना ना, ऐसे शर्माने से थोड़े ही चलेगा, बताना पड़ेगा बहन कि चक्कर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। दी, आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है सच में। नजरें झुकाए सुमन मुस्कुराई। अच्छा मुझसे झूठ बोलोगी? मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेती हूँ तो तुम क्या हो? अरे भाई मैंने भी प्यार किया है, तो क्या समझ नहीं सकती तुम्हारी आंखों की भाषा? प्यार व्यार कुछ नहीं, बस दोस्ती है हमारे बीच, एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है हमें, और कुछ नहीं दी। सुमन बोली। और कुछ नहीं दी? मुंह बनाते हुए किरण बोली, अरे पागल, इसे ही तो प्यार कहते हैं। एक दूसरे का साथ अच्छा लगना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना, एक दिन भी ना मिलने पर बेचैन हो जाना, यही तो प्यार है पगली। सुमन के गालों पर शर्म की लाली देख किरण को एक शरारत सूझी। वैसे सुना है वो बंदा शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। क्या? सुमन भयंकर तरीके से चौंकी। पर आपको कैसे ही पता ये सब? उसे लगा शादीशुदा होते हुए भी कहीं वो लड़का उसे अपने जाल में तो नहीं फंसा रहा है। अरे कल तुम ही तो नींद में बड़बड़ा रही थी ये सब बातें बोलकर। किरण ठठाकर हंस पड़ी। मजाक कर रही हूँ। ओ दी, आपने तो मेरी जान ही ले ली। अपने दिल पर हाथ रखकर सुमन बोली, अरे वाह, अभी तो कह रही थी कोई प्यार व्यार नहीं है तुम दोनों के बीच, तो फिर ये क्या है? किरण की बात पर वो लज्जा गई। वैसे एक रोज उसे खाने पर बुलाओ, देखे तो बंदा है कैसा, मेरी बहन के लायक है भी या नहीं। सुमन के गालों पर प्यार की थपकी देते हुए किरण बोली। किरण को सुमन के लिए सत्यम एकदम सही लड़का लगा। हाँ, दोनों की उम्र में अंतर जरूर है, लेकिन प्यार में सब जायज है, और आजकल के लड़के तो अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों को पसंद करने लगे हैं। किरण ने सोचा। सत्यम को पूरी और आलू की भाजी बहुत पसंद है, इसीलिए आज उसकी ही पसंद का खाना बन रहा था। सुमन ने पूरी बेलकर किरण को दी तो उसे कढ़ाई में छोड़ते हुए किरण बोली, ये अच्छा है सुमन जो तुम्हें सत्यम जैसा जीवन साथी मिला। देखा, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार। लेकिन क्या सत्यम के माता पिता भी तैयार हैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए? सत्यम के पापा नहीं हैं, माँ है और एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। मिल चुकी हूं मैं उन सब से, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें हमारे रिश्ते से। पूरी बेल कर किरण के हाथों में पकड़ाते हुए सुमन बोली, फिर तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक समस्या है, कहीं सूरज ने तुम्हें तलाक देने से मना कर दिया तो क्या करोगी फिर? सुमन की तरफ देखकर किरण बोली,
मगर उस दिन सत्यम के साथ सुमन को देखकर सूरज ने कैसे रिएक्ट किया था, ये नहीं बताई थी दीदी को बात। गुस्से से उबलते हुए कहने लगा था कि उसे क्या लगता है वो उसे तलाक दे देगा ताकि वो सत्यम से शादी कर सके। कभी नहीं, कभी वह उसे तलाक नहीं देगा। उस पर सुमन बोली थी, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन ये भी जान लो, तुमने मुझ पर जितने भी जुल्म किए हैं ना सूरज, उसका एक एक सबूत है मेरे पास। और वो आस पड़ोस के लोग जिन्होंने रोज मुझे तुम्हारे हाथों मार गालियां खाते देखा है, क्या वे गवाही नहीं देंगे तुम्हारे खिलाफ? शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हारे कई औरतों से संबंध हैं, वो भी बताऊंगी मैं पुलिस को। फिर तो तुम्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। नौकरी तो जाएगी ही, समझ लो, और तलाक तो मुझे वैसे भी मिल जाएगा। तो सोच लो, फायदा किसका ज्यादा है, मेरा या तुम्हारा? और जब हमारे बीच अब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर नाम के रिश्ते को क्यों ढूंढना? बोलकर सुमन लौट आई थी और वो देखता रह गया था। शायद उसे भी सुमन की बात समझ में आ गई थी कि इसमें ही उसकी भलाई थी। देगा वह मुझे तलाक, आप चिंता मत करो दीदी, क्योंकि उसे भी मुझसे छुटकारा चाहिए। सलाद काटते हुए सुमन बोली। खाना पीना खत्म होने के बाद किरण ने ही कहा वह सत्यम को उसके घर तक छोड़ आए। मन तो सुमन का भी था जाने का, पर बोलने में उसे शर्म आ रही थी। जब किरण ने कहा तो वो झटपट तैयार हो गई जाने के लिए। मौसम आज बहुत सुहाना था, इसीलिए दोनों घूमते घूमते एक पार्क में बेंच पर जाकर बैठ गए और अपने भविष्य के सपने बुनने लगे। कैसा लगा मैं तुम्हारी दीदी को? पसंद आया या नहीं? सत्यम ने पूछा। क्यों पूछ रहे हो? सुमन बोली। मतलब मैं उन्हें पसंद आया या नहीं? सत्यम बोला। तो क्या शादी मुझे करनी है तुमसे, और तुम मुझे बहुत पसंद हो। जब अपनी आंखें बंद कर सुमन बोली, तब एक टक से सत्यम उसे निहारने लगा। अचानक से उसे सुमन पर बहुत प्यार आने लगा। सुरक्षित एकांत जगह देखकर एकाएक सत्यम मुड़ा और सुमन को अपने आलिंगन में भरकर उसके अधरों को चूम लिया। गहरी मुस्कान के साथ सुमन भी उसे प्यार से देखने लगी। पुरुष के साथ उसका ये पहला भरपूर आलिंगन था, इसीलिए सुमन की रीढ़ में हल्की सी झुरझुरी पैदा हो गई। सूरज ने कभी उसे इस तरह बाहों में भरकर प्यार नहीं किया था। उसे तो सिर्फ सुमन के शरीर से प्यार था, जिसे वो जब तब रौंदता रहा था। जब सत्यम ने सुमन के होठों पर दबाव बढ़ाया, तो यौवन वेग के अनेक लहरें अचानक देह में गहराने लगीं। सत्यम ने कहा कि आज रात वो उसके घर ही रुक जाए। उसकी माँ एक रिश्तेदार की शादी में गई हुई है, तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन दी को क्या कहूंगी? सुमन बोली। मन तो उसका भी तड़प रहा था अपने शरीर के ताप को बुझाने के लिए। ठीक है, मैं कोई बहाना बना देती हूँ, बोलकर सुमन मुस्कुराई। आज उनके दरमियान कोई नहीं था सिवाय खामोशी के। चुम्बन के दौरान सुमन ने महसूस किया कि उसकी कमीज के बटन खोले जा रहे हैं। अब दृढ़ आलिंगन में सुमन की नग्न पीठ पर सत्यम के चपल हाथ का स्पर्श था। जैसे जैसे सत्यम का हाथ फिसलता जा रहा था, सुमन रोमांचित होती जा रही थी। सत्यम के स्पर्श और चुंबनों ने सुमन के पूरे शरीर में थरथराहट भर दी। सुमन ने अपने भीतर ऐसी तप्त नमी कभी महसूस नहीं की थी। जब सत्यम ने उसे अपने आगोश में भरा, तो सुमन की सांस रुक गई और आंखें बंद हो गईं। समागम के पहले सुमन जितनी मुखर थी, बाद में उतनी ही मौन हो गई। आज जीवन में पहली बार सुमन ने खुद को परिपूर्ण पाया था। अपनत्व और सुरक्षा की ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई थी उसे। उसे लग रहा था अपने सत्यम के साथ वह दुर्गम पर्वत के शिखर पर पहुंच गई हो, जहां सिर्फ मौन, शांति और सुकून था। बहुत ऊंचाई से उसे बाहरी संसार का शोर और अंधड़ याद आया, जो अब बहुत पीछे छूट गया था। वो अब अपने सत्यम की मजबूत बाहों में सुरक्षित थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।